शीलम परम भूषण। क्या आपका भी सपना है इस साल सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्रैक करने का और सिलेबस को समझकर अपने सिलेक्शन को इंश्योर करने का? तो फिर आपको उस व्यक्ति से पढ़ना चाहिए जिसके खुद का एग्जाम क्लियर हुआ हो। मैं मेंस क्वालिफाइड रजत शर्मा आपके लिए एक कंप्लीट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स डैडी पर लेकर आया हूं, जिस पर आपके सिलेक्शन हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ अगले 80 दिनों तक, ताकि आपके सफलता को कोई भी रोक ना सके और आप इसे निश्चित रूप से क्रैक करके अफसर बन सके। दोस्तों के साथ सफल बनिए, अपने दोस्तों को अपनी सफलता की यात्रा में साथी बनाइए। इसलिए इस स्ट्रीम को, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप और आपके दोस्त का सिलेक्शन एक ही बैच के साथ हो। जय हिंद। जय हिंद साथियों, फ्री क्रैश कोर्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स निकालो जन आंदोलन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रजत शर्मा। हम इस सीरीज में यूट्यूब पर फ्री में यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करा रहे हैं। क्लियर? ये कंप्लीटली फ्री है। पहली चीज, लास्ट क्लास में हमने पॉलिटी शुरू की थी और उसका संवैधानिक पृष्ठभूमि वाला पोर्शन समाप्त कर चुके थे। यानी कि संविधान सभा से पहले के जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री में एक्ट थे इंपॉर्टेंट, और उनके इंपॉर्टेंट प्रोविजन से साथ ही साथ उनका जो भी पृष्ठभूमि थी उसे हम देख चुके हैं। क्लियर? इस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, एग्जाम की डिमांड समझेंगे, एलिमिनेशन मेथड देखेंगे और करंट के साथ साथ स्टैटिक सब्जेक्ट्स को भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे 5 ऑनलाइन लाइव टेस्ट के साथ। आज का हमारा टॉपिक है प्रस्तावना, उद्देशिका, जो बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए। सबसे पहले आपको इसमें क्या क्या याद करने की आवश्यकता है? पहली चीज, इसकी हर एक टर्मिनोलॉजी का अर्थ जानना महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, इसके विकास, इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट, और दूसरी चीज इसकी विशेषताएं, और सबसे महत्वपूर्ण आपको ये याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है क्रम पर। उसकी ये अच्छी खासी आदत रही है कि वह सवाल जो है वो क्रम पर पूछता है। क्लियर? तो जैसे कि मान लीजिए वह पूछे न्याय के संबंध में, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, इसका क्रम पूछ सकता है। स्वतंत्रता के संबंध में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता पूछ सकता है। समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता पूछ सकता है। या वह ऐसा कर सकता है कि इनमें से कौन कौन सी स्वतंत्रता या न्याय दिया हुआ है, तो वो एक बोल दे कि वैचारिक न्याय, तो ये वाला न्याय नहीं है, सिर्फ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। ठीक है? तो इसलिए आपको याद होना महत्वपूर्ण है, पहली चीज। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये कि उद्देशिका होती क्या है। किसी भी देश का संविधान जिस पृष्ठ से शुरुआत होता है, जो कि उसके दर्शन, उद्देश्य और आधारभूत संकल्पनाओं को, सार को अपने भीतर समाहित करता है, उसे उद्देशिका कहते हैं। क्लियर? मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन की ये एक इंपॉर्टेंट फीचर के समान है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक अपना प्रीएम्बल होगा, यदि वे रिटर्न है तब। अनरिटर्न, नॉन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि ब्रिटेन में है, प्रीएम्बल की कोई आवश्यकता होती नहीं है। क्लियर? तो ये उद्देशिका है। बढ़ते हैं आगे। उद्देशिका का अर्थ क्या है ये हमने देख लिया कि ये संविधान का मार्गदर्शक सिद्धांत अपने अंदर समाहित करती है, उद्देश्य रखती है और दर्शन रखती है। ये किसी भी देश का संविधान का, हर एक देश का एक दर्शन होता है। क्लियर? और इंडिया के उद्देशिका में दर्शन को जनरली एक टर्मिनोलॉजी के रूप में बताया जाता है, जिसे बोलते हैं आइडिया ऑफ इंडिया, भारत का विचार। तो जो भारत के आगे शब्द लगे हुए हैं, राज्य के आगे शब्द लगे हुए हैं उद्देशिका में, प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा भी था कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। वो सारे जो हैं वो भारत की पहचान है। उसके सिटीजन्स को क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा? न्याय, स्वतंत्रता, समता। क्लियर? तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जो आपके लिए भी जरूरी है कि आपको ये याद होना चाहिए। क्लियर? रात को 3 बजे भी कोई जगह है तो आपको ये एकदम एक सांस में याद होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस वीडियो की
पीडीएफ के लिए आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए परेशान नहीं होना है। ये इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप की, आप उस पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रस्तावना हमने देख लिया कि इसमें सिद्धांत हैं, उद्देश्य हैं और दर्शन हैं। दर्शन को एक शब्द दे दिया, आइडिया ऑफ इंडिया, कि भारत कैसा होगा, संविधान निर्माताओं के अनुसार सपने में भारत कैसा होगा, उनके सपने के अनुसार भारत कैसा होगा। ठीक है, तो इसमें शामिल है जो चीज वो है संविधान निर्माताओं के सपने। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। क्यों प्रस्तावना इस दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने प्रावधान लिखे। हर प्रावधान अपने आप में एक दर्शन नहीं रखता है, तो उसकी व्याख्या के संबंध में संविधान निर्माताओं ने क्या सोचा होगा, इस पर विवाद उठ सकता है। प्रस्तावना इस सेंस में हमारी मदद करती है कि उस जटिल प्रावधान के पीछे भाव क्या रहा होगा, क्या नेक नियत रही होगी संविधान निर्माताओं की, अपने फाउंडिंग फादर्स की। क्लियर? इसका विकास कैसे हुआ, इसका निर्माण कैसे हुआ, तो इसका यह आधारित है दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव पर। क्लियर? उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, जो कि संविधान सभा में प्रारंभिक चर्चा को एक दिशा देने के लिए, एक आकार देने के लिए आवश्यक था। उद्देश्य प्रस्ताव पर ही आधारित है प्रस्तावना, लेकिन एज इट इज नहीं है, सेम टू सेम नहीं है, हो भी नहीं सकती, क्योंकि अभी जो वास्तविक प्रस्तावना है, मूल प्रस्तावना है, उसमें तो तिथि लिखी हुई है और नेहरू जी ने तो उद्देश्य प्रस्ताव पहले किया होगा। तो ये चीज याद रखेगा, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाइए। कॉमन सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो इट इज नॉट सो कॉमन। ये इतना सामान्य नहीं होता है, लेकिन ये इंपैक्टफुल होता है, इसमें कोई शक नहीं। उद्देश्य प्रस्ताव की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है जो अपनी प्रस्तावना में नहीं लिखी गई है, और वो थी, जवाहरलाल नेहरू जी को इसका थैंक यू बोलना चाहिए इसके लिए, वो थी कि भारतीय सभ्यता को दुनिया में उसका उचित स्थान दिलाना। क्लियर? ये उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल था, लेकिन प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया। प्रस्तावना को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949। डेट देख रहे हैं भैया, 26 नवंबर 1949 जो प्रस्तावना में तिथि है। ध्यान देने वाली बात है, संविधान को भी हमने इसी दिन अपनाया था, तो संविधान बनने के बाद प्रस्तावना बनी है। क्लियर? उद्देश्य प्रस्ताव संविधान पर चर्चा से काफी पहले आया था, लेकिन वास्तविक प्रस्तावना जो है, मूल प्रस्तावना जो है संविधान की, वो संविधान बनने के बाद बनी है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और इसका हम आगे यूज भी करेंगे। प्रस्तावना के एलिमेंट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके 3 एलिमेंट है। एक तो ये हमें बताती है कि संप्रभुता का सोर्सेस क्या है, पावर, अथॉरिटी कहां से जनरेट होती है, चाहे वो कार्यपालिका की हो, विधायिका की हो, न्यायपालिका की हो, और स्वयं संविधान की हो, और स्वयं संविधान बनाने वाले संविधान सभा की हो, उन्हें ये पावर मिली कहां से। क्लियर? ये चीज बताती है। दूसरा ये बताती है कि नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या होगा। क्लियर? भारत के राज्य की प्रकृति क्या होगी, उद्देश्य का, इसके बारे में बताती है। तीसरा, पूरे सकल संविधान का उद्देश्य क्या होगा। क्लियर? और ये आप प्रस्तावना में भी देख सकते हैं। क्लियर? सवाल है, इनके एक एक शब्द को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला था अथॉरिटी, यानी कि प्राधिकार। क्लियर? मैं ऐसा कर लेता हूं। उद्देश्य का शुरू होती है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये चीज यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएस की प्रीएम्बल से मिलती जुलती है। वहां लिखा है, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल में लिखा है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमारे यहां लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये चीज बताती है कि संविधान बनाने की संपूर्ण प्राधिकार, अथॉरिटी हम भारत के लोग, यानी कि जनता में निहित है। क्लियर? जनता में निहित है। ठीक है? और इसे हमने संविधान सभा को दी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को दी, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने हमारे लिए एक संविधान बनाया जो हम पर लागू है। तो ये एक तरह से क्या प्रदान करता है, ये शब्द प्रदान करते हैं हमारे संविधान को वैधता। क्लियर? वैधता। ठीक है? वैधता का अर्थ क्या है? शक्ति प्लस स्वीकृति, यानी कि कंसेंट, वैधता बनती है। सिर्फ बल या पावर जो है वो अपने आप में वैधता नहीं होता है। इसे इस तरह से समझिए कि यदि पुलिस किसी भीड़ पर लाठीचार्ज कर रही है तो भीड़ पुलिस को जनरली नहीं पीटती है। जनरली, इसके कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, मैं समझ सकता हूं। अच्छा, ऐसा क्यों हम एक्सेप्ट कर लेते हैं? क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि उसे इस पावर को यूटिलाइज करने की शक्ति है, वैधता है, हमारे द्वारा दी गई। तो वो मिली है हम भारत के लोगों से। क्लियर? तो ये चीज हमने देख लिया कि भाई पहली लाइन जो है वो स्पष्ट करती है
प्राधिकार की संविधान बनाने की प्राधिकार हम भारत के लोगों से प्राप्त हुआ है संविधान सभा को, और इस वजह से उसे वैधता मिली हुई है। अब दूसरी चीज पर आ जाते हैं। दूसरी चीज थी भारत की प्रकृति। भारत की प्रकृति, उसे समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि राज्य का मतलब क्या होता है, स्टेट का क्या मतलब होता है। जनरली स्टेट को नेशन के बराबर माना जाता है, लेकिन ये अलग चीज है। क्लियर? स्टेट में 4 चीजें आती हैं। एक तो उसकी डेफिनेट बाउंड्री होना चाहिए, सीमा होनी चाहिए। क्लियर? इंडिया के मैप से आपको वो सीमा दिख जाएगी। दूसरी, उसकी एक अपनी पॉपुलेशन, आबादी होनी चाहिए जो कि उसके नागरिक हों। क्लियर? और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि वह संप्रभुता पूर्ण होना चाहिए, उसमें अपने आप में संप्रभु होना चाहिए वो देश, यानी कि अपने इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसीज मैटर में वो किसी और के दबाव में ना आए। क्लियर? स्वतंत्र हो। कुल मिला के इसका अर्थ हुआ स्वतंत्र है। ठीक है? चौथी चीज, इस सब के, इस संप्रभुता के अभ्यास के लिए उसके पास एक गवर्नमेंट होना चाहिए। क्लियर? तो ये सारी चीज कहलाती है, मिलकर किसी देश को, किसी जगह को राज्य बनाती है। अगर इनमें से किसी एक, कोई भी एक भी चीज नहीं है तो फिर वो राज्य नहीं हुआ। क्लियर? फिर वो राज्य नहीं हुआ। ठीक है? राष्ट्र का क्या अर्थ होता है, तुरंत अपन ये भी जान लेते हैं। राष्ट्र का अर्थ होता है दोस्तों, किसी देश के लोगों में समान संस्कृति के आधार पर, वर्ड नोट कीजिएगा, समान संस्कृति के आधार पर भावनात्मक एकता अगर विकसित हो और वो हम की भावना में बंध जाएं। क्लियर? ये एक तरह का रक्त संबंध नहीं होता है, परंतु रक्त संबंध से ज्यादा इसने दुनिया को प्रभावित किया हुआ है। क्लियर? एक सेकेंड जी। तो ये रक्त संबंध नहीं होता है, परंतु रक्त संबंध से ज्यादा इसने दुनिया को प्रभावित किया हुआ है। राष्ट्रवाद एक मॉडर्न चीज है। ठीक है? और फिर समान कल्चर के आधार पर दुनिया की देशों की सीमाओं को भी इसने व्यापक रूप से प्रभावित किया। तो राष्ट्र, राज्य जब कहलाता है तो इसका मतलब है कि नेशनल आइडेंटिटी के आधार पर, नेशनलिज्म के आधार पर स्टेट बाउंड्री का रीयूनिफिकेशन से जो दुनिया की तस्वीर सामने आई है, उसके लिए शब्द यूज किया जाता है राष्ट्र, राज्य, नेशन, स्टेट। क्लियर? ये चीज क्लियर। भारत की प्रकृति में कुछ शब्द लिखे हुए हैं, तो वो शब्द जानना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि वो यूपीएससी उस पर ध्यान देती है और वो पूछ सकती है। पहला है संप्रभुता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। इसका अर्थ क्या है? 2 चीज समझ लीजिए कि ये 2 तरह की होती है, एक तो आंतरिक होती है और एक होती है बाहरी। क्लियर? संप्रभुता का अर्थ होता है कोई देश स्वतंत्र है या नहीं। अगर वह स्वतंत्र है तो वो संप्रभु होगा। ये एक ऐसी शक्ति होती है जिसमें उस राज्य की सरकार अपने निर्णय, चाहे वे आंतरिक हो या बाहरी हो, बिना किसी बाहरी दबाव के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी के बल में, प्रभाव में आए हुए लेती है। उसे संप्रभुता कहते हैं। क्लियर? आज के समय में क्या संप्रभुता बची है, ये चीज जानना जरूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स में वो इस टाइप के एनालिटिकल क्वेश्चन भी डाल सकता है दोस्तों, और उसने डाले भी हैं। यूपीएससी की ये निशानी रही है। कौन कौन सी चीज बताती है कि संप्रभुता का थोड़ा बहुत ह्रास हुआ है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये बताते हैं। फॉर एग्जांपल यूएन, यूनाइटेड नेशन। क्लियर? जिसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्डर देकर किसी देश में अटैक कर सकती है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के नाम पर, मानवीय सहायता के नाम पर। क्लियर? और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो तब तो एक तो ये चीज हो सकती है। दूसरा, एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लिया जा सकता है डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ सब्सिडी नहीं देने देता है दोस्तों देशों को, चाहे वह एग्रीकल्चर सब्सिडी हो, जो भी सब्सिडी हो, वो मानता है कि एक लिमिट के बाद दी जा रही है और ट्रेड को डिस्टोर्ट करती हो, व्यापार की स्वतंत्रता को, व्यापार की समानता को प्रभावित करती है, दुष्प्रभावित करती है, उस पर वह रोक लगाने का प्रयास करता है। इस दृष्टिकोण से इसे हम बोलते हैं आर्थिक संप्रभुता, यानी कि इकोनॉमिक सोवरेनिटी। क्लियर? आर्थिक संप्रभुता। ठीक? ये चीज समझ में आई आपको? तो संप्रभुता पर आज के दौर में एक प्रॉब्लम है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? दूसरी क्या प्रॉब्लम है? दूसरी कुछ कंसेप्ट प्रॉब्लम है, वो देख लेते हैं। जस्ट अ सेकंड में इसे मिटा दूं। ठीक। दूसरी क्या प्रॉब्लम है संप्रभुता पर? पहली है अंतरराष्ट्रीय संगठन, दूसरी समस्या है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ। क्लियर?
अब ये जो है ये दुनिया में, नई दुनिया में जो 1990 के बाद है, लगभग मान सकते हैं अपन वैश्वीकरण के बाद, उनमें इनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है और ये सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं, सरकार पर एक तरह का दबाव डालते हैं। कई राज्य, स्टेट गवर्नमेंट्स ये मानती हैं, स्टेट्स की गवर्नमेंट्स ये मानती हैं कि एनजीओ उनकी संप्रभुता का वायलेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई देश इस बात से असंतुष्ट होते हैं कि हमें किसी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पर तोला जा रहा है और हमें करप्ट कहा जा रहा है बगैर हमारी सहायता से। ठीक ऐसा ही रेटिंग सिस्टम को भी आप देख सकते हैं। रेटिंग एजेंसीज जो होती हैं, जो किसी देश की ऋण लेने की या ऋण चुकाने की क्षमता को दर्शाती हैं, उनमें भी ये देखने को मिलता है कि वे किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को व्यापक रूप से प्रभावित करती हैं। तो रेटिंग एजेंसी हो गया। फिर एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण ने ना केवल कल्चर को बदला है, इकोनॉमी को भी बदला है और गवर्नमेंट से कहा है कि आप अपना रोल कम कीजिए, प्राइवेट सेक्टर को रोल बढ़ाने की अनुमति दीजिए। ये थोड़ी अजीब बात है। सरकार को तय करना है कि उसे क्या करना है, परंतु ये बाहरी प्रेशर है एक तरह का कि आपको अपना रोल कम करना है। इसे रोल बैक ऑफ स्टेट कहा जाता है, राज्य का अपने स्थान से वापस लौटना, राज्य का अपनी भूमिका को घटाना। ऐसा ही मल्टीनेशनल कंपनीज भी करती हैं। दोस्तों, हर देश तो पावरफुल होता नहीं है चाइना की तरह, जो मल्टीनेशनल कंपनीज को अपनी शर्तों पर झुका सके। कुछ देश ऐसे होते हैं जो इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए उनकी आवश्यकता ऐसी होती है, सरकारों को मजबूर कर देते हैं अपनी पॉलिसी की कंडीशंस को आसान करने के लिए। अब चाहे आपने नाम सुना होगा श्रम सुधारों का, क्लियर? ये सुधार वास्तव में श्रमिकों की सुरक्षा में कमी करने वाले होते हैं और मल्टीनेशनल कंपनीज एक तरह से मजबूर करती हैं पूरी दुनिया की सरकारों के लिए कि वो ऐसा करें। अब सवाल है, गवर्नमेंट ऐसा क्यों मजबूर हो रही है? गवर्नमेंट को नहीं चाहिए इन्वेस्टमेंट, तो अपनी संप्रभुता बनाए रखें। तो इसे बोलते हैं रेस टू बॉटम। ये एक टर्मिनोलॉजी है, ये यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है दोस्तों। रेस टू बॉटम यानी कि नीचे आने की दौड़, ऊपर से नीचे आने की दौड़। ये किस में हो सकती है? ये हो सकती है जस्ट अ सेकेंड, ये हो सकती है कॉर्पोरेट टैक्स रेट में नीचे आने की दौड़। क्लियर? जैसे यूएस चाइना से कॉम्पीट करना चाहता है तो उसने अपनी कॉर्पोरेट टैक्स नीचे कर दी, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा किया था। मलेशिया, सिंगापुर, इन देशों में इन्वेस्टमेंट ज्यादा जा रहा है क्योंकि विकासशील देशों में इनकी कॉर्पोरेट टैक्स कम है। भारत भी अपनी कॉर्पोरेट टैक्स 20 तक लाने का सोच रहा है। क्लियर? तो ये चीज एक तरह का दबाव है अपने आप में, इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए गवर्नमेंट पर प्रेशराइज करने के समान है कि आप अपनी टैक्स रेट कम कीजिए, तब इन्वेस्टमेंट आएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये सारे कारण हैं दोस्तों, तो ये सारे कारण हैं कि गवर्नमेंट अपनी संप्रभुता में कमी महसूस करती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसे आप सूचना बम के रूप में समझ सकते हैं। इंफॉर्मेशन आज के समय में किसी बम से कम खतरनाक नहीं है दोस्तों, और इस बम का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में? व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर, इनमें से ज्यादातर जो बिग टेक कंपनीज हैं, इनके ऑर्गेनाइजेशन के इनका मुख्यालय जनरली विदेशों में होता है। क्लियर? मुख्यालय इनका विदेशों में होता है। अब ये जो कंपनियां हैं, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज या गवर्नमेंट के डायरेक्शंस को जनरली फॉलो नहीं करती हैं, इग्नोर करती हैं। क्लियर? इनफैक्ट भारत के सूचना मंत्री का प्रोफाइल डिलीट कर दिया था ट्विटर ने। क्लियर? हालांकि बाद में रिस्टोर भी उन्हें करना पड़ा, लेकिन ये तो सही है कि डिलीट कर दिया था, ये तो सही है। तो इस तरह हमने देखा कि संप्रभुता का क्या अर्थ है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अगला शब्द है समाजवादी। समाजवाद का क्या अर्थ है? देखिए, समाजवाद दो तरह के हो सकते हैं, एक तो कोर समाजवाद और एक भारतीय समाजवाद। क्लियर? और समाजवाद, नेहरू जी ने बहुत अच्छी टिप्पणी की है समाजवाद के संबंध में कि समाजवाद एक ऐसी टोपी है जिसे इतने ज्यादा लोगों ने पहना है कि इसका आकार बिगड़ गया है, तो इसकी कोई एक बंधी बधाई परिभाषा नहीं दी जा सकती। क्लियर? लेकिन जो मार्क्स के विचारधारा पर आधारित है उसे हम कोर सोशलिज्म मान सकते हैं। इंडिया का समझ लेते हैं। भारतीय समाजवाद अलग है। भारतीय समाजवाद मिश्रण है किस किस का? कार्ल मार्क्स के दर्शन का और महात्मा गांधी जी के दर्शन का। कार्ल मार्क्स क्या चाहता है? समानता। और महात्मा गांधी जी क्या चाहते हैं? हृदय परिवर्तन और अहिंसा।
क्लियर। तो इसके जरिए डेमोक्रेटिक मैनर्स में सोसाइटी में समाजवाद लाना भारतीय समाजवाद है। अब जनरली समाजवाद का अर्थ, जिसे कोर सोशलिज्म कहा जाए, उसका अर्थ यह समझा जाता है कि संसाधनों का समान वितरण। कौन से संसाधन? उत्पादन के संसाधनों का समान वितरण, जैसे फैक्ट्रियां हो या कृषि भूमि हो या कोई दूसरा इंस्टीट्यूट हो, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, इन सब का समान वितरण किया जाए। अब मॉडर्न डेज में तो यह पॉसिबल है नहीं। क्लियर। तो भारतीय समाजवाद की व्याख्या के संबंध में बड़े ही प्रश्न उठे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यह एक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक समाजवाद है। क्लियर। और यह मूल संविधान में नहीं था, मूल प्रस्तावना में नहीं था, यह संशोधन हुआ। प्रस्तावना में हुए एकमात्र संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के जरिए जोड़ा गया। क्लियर हो गई बात। तो यह था समाजवाद दोस्तों। क्या अब ये एलपीजी के दौर में जब गवर्नमेंट को अपना रोल कम करना है, पॉसिबल है कि समाजवाद को बनाए रख सके? थोड़ा सा कम पॉसिबल है दोस्तों। क्लियर। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष तीसरा शब्द है। क्लियर। सेक्युलरिज्म लिखा है हिंदी में, उसका हिंदी अनुवाद हो सकता है धर्मनिरपेक्षता, लेकिन संविधान में लिखा गया है पंथ निरपेक्षता। ठीक है। धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता में क्या फर्क है? धर्मनिरपेक्षता मानता है कि राज्य दो धर्मों के मध्य, धर्म नंबर 1 धर्म नंबर 2 के बीच भेदभाव नहीं करेगा। पंथ निरपेक्षता मानता है कि राज्य धर्म और पंथों के बीच भेदभाव नहीं करेगा। क्लियर। तो यह कुछ ज्यादा समानता है। पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या है? पंथ निरपेक्षता का अर्थ यह है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और राज्य सभी धर्मों पर समान भूमिका रखेगा, समान दूरी रखेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज यह है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि नागरिकों से धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो यह शब्द डाला गया 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। सवाल यह है, क्या क्या भारत इससे पूर्व 1976 से पहले एक सेक्युलर देश था? हाँ था। कैसे पता लगा सकते हैं? पार्ट 2 बताता है कि हमारी नागरिकता धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। पार्ट 3 बताता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स धर्म की आजादी को जीने, प्रचार प्रसार करने और पालन करने की अनुमति देते हैं। क्लियर। पार्ट 4 बताता है कि हम संविधान निर्माता ये चाहते थे कि भारत में एक समान नागरिक संहिता लाई जाए, जो रिलीजन के आधार पर लॉज हैं उनके बजाय सबके लिए नागरिक स्तर पर सारे कानून बराबर होने चाहिए। ये पंथ निरपेक्षता है। पंथ निरपेक्षता में एक दूसरी चीज आप समझ लीजिए कि भारतीय पंथ निरपेक्षता विदेशी पंथ निरपेक्षता से या पश्चिमी पंथ निरपेक्षता से कैसे भिन्न है। क्लियर। ये दो चीज आपको जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो प्रीलिम्स में पूछ सकता है। तो भारत के लिए जो एक सैद्धांतिक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है वो है सैद्धांतिक दूरी। किससे दूरी हुई है? धर्मों से। स्टेट सबसे बराबर दूरी रखेगा, परंतु जब कभी किसी धर्म के अपने नियम और परंपराएं किसी समाज के किसी वर्ग के नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करेगा, तो स्टेट को यह अधिकार है कि वह उसमें संशोधन कर सके, उसमें सुधार कर सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्रिपल तलाक। तो ट्रिपल तलाक महिलाओं के साथ एक तरह से अत्याचार था, तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता अलाउ करती थी कि आप इसमें सुधार कर सकते हैं। क्लियर। जबकि पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में एक शब्द यूज किया जाता है जिसे कहते हैं पूर्ण अंतर, यानी कि धर्म और राज्य में ना तो राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप करेगा, ना ही धर्म राज्य के मामले में हस्तक्षेप करेगा। दूसरा एक अंतर देख सकते हैं हम उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर पश्चिम में राज्य और धर्म के बीच टकराव का परिणाम है, जबकि भारत में यह ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। क्लियर। अशोक से लेकर अकबर तक भारत में ऐसे सम्राट रहे हैं जिन्होंने धर्म को ज्यादा रोल नहीं दिया है पॉलिटिक्स में। क्लियर। और धर्म को एक नैतिक आचार संहिता के रूप में बढ़ावा देने का प्रयास किया। पश्चिम में क्या था? चर्च राज्य पर हावी हुआ करता था। चर्च के बारे में कहा जाता था कि मध्यकाल में चर्च राज्य के भीतर राज्य था। क्लियर। तो यह भारतीय और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में अंतर है। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता सिर्फ नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है दोस्तों, यानी यह भेदभाव की मनाही ही करती है। भारत में इसका सकारात्मक रोल भी है, यानी कि कोई राज्य किसी धर्म को यदि खतरे में देखता है तो कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट कर सकता है, उसकी कल्चरल एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए व्यवस्था भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जियो पारसी योजना पारसी समुदाय की आबादी कम होने की वजह से
प्रारंभ की गई थी कि उसे आबादी को बढ़ावा दिया जाए। क्लियर? तो ये एक तरह से सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का एग्जाम्पल है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन मैं आपको पिछले वीडियोस में दे चुका हूं। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि सारे सिस्टम का सेंट्रल पॉइंट पब्लिक इंटरेस्ट होता है, ये डेमोक्रेसी है। दूसरी चीज, इसके लिए कुछ इलेक्शन के बेसिस पर, अगर इलेक्शन बेसिस पर अगर बात करें तो जहां चुनाव हो वहां लोकतंत्र हो, ये जरूरी नहीं है, बल्कि ये बेहद आवश्यक है कि वे चुनाव स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो। क्लियर? स्वतंत्र किससे हो? पार्टी पॉलिटिक्स से स्वतंत्र हो। दूसरी बात, गवर्नमेंट के प्रेशर से स्वतंत्र हो। निष्पक्ष हो मतलब जाति, धर्म, ऐसे फैक्टर बहुत कम रोल प्ले करें। मतदाताओं को इक्वल वोटिंग राइट हो, ये चीज ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हो, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर वो शब्द ना जोड़ा जाए तो लोकतंत्र की परिभाषा अधूरी हो जाएगी। नियमित चुनाव होना चाहिए। कोई व्यक्ति चुना जाता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के जरिए, लेकिन उसका कार्यकाल रहता है 100 साल। तो क्या वो डेमोक्रेसी हुआ? नहीं हुआ। तो वो उस देश में लोकतंत्र नहीं हुआ। तो लोकतंत्र की एक डेफिनेशन तो इस आधार पर दी जा सकती है। एक अब्राहम लिंकन वाली डेफिनेशन है जो पब्लिक के सेंट्रल रोल को क्लियर करती है, और वो डेफिनेशन क्या है? जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, लोकतंत्र है। एक 3 चीजें और इसमें शामिल होना चाहिए, तब ये डेमोक्रेसी मानी जा सकती है। दूसरी एक बात है विधि का शासन। क्लियर? और दूसरी चीज है गारंटेड राइट्स, यानी कि प्रत्यभूत अधिकार, ऐसे अधिकार जो ना सिर्फ दिए जाएं बल्कि जिनकी पुनर्प्राप्ति, जिनके दमन की दशा में पुनर्प्राप्ति का अधिकार भी दिया जाए, व्यवस्था भी की जाए, गारंटी भी दी जाए। और ऐसी व्यवस्था के लिए होना चाहिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। तो ये 3 चीजें जो मिलकर बनाती हैं वो लोकतंत्र की संपूर्ण पिक्चर को हमारे सामने रखती हैं। क्लियर? तो ये डेमोक्रेसी है। अब एक और शब्द है गणतंत्र। पहली बात तो आप समझ लीजिए कि लोकतंत्र और गणतंत्र में फर्क क्या है। पहली बात तो दोनों ही आधुनिक मूल्य हैं और श्रेष्ठ मूल्य हैं, राजशाही के खिलाफ हैं एक तरह से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस। और समानता, लार्जर स्केल पर समानता को प्रमोट करते हैं, इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, व्यक्ति की गरिमा की बात करते हैं। लोकतंत्र का मतलब है कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सत्ता का, सरकार का प्रमुख निर्वाचित हो, तो वो डेमोक्रेसी है। जैसे यूएस में प्रेसिडेंट होता है, क्लियर, और इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो वो दोनों इलेक्टेड हो, तो उसे हम कहेंगे डेमोक्रेसी। क्लियर? गणतंत्र का क्या अर्थ होता है? हेड ऑफ द स्टेट, राज्य का प्रमुख जो है, राज्य का प्रमुख वो निर्वाचित हो। सवाल है, राज्य का प्रमुख कौन है भारत में? भारत में राज्य का प्रमुख है राष्ट्रपति। क्लियर? ब्रिटेन में राज्य का प्रमुख कौन है? ब्रिटेन में राज्य का प्रमुख है वहां की महारानी या महाराजा, जो भी उस समय उपस्थित हो। क्लियर? तो गणतंत्र का अर्थ होता है कि हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड हो। डेमोक्रेसी का अर्थ है हेड ऑफ द गवर्नमेंट इलेक्टेड हो। इंडिया लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्र भी है, क्योंकि यहां ना केवल प्रधानमंत्री इलेक्टेड है बल्कि प्रेसिडेंट भी इलेक्टेड है। इससे मैटर नहीं करता है कि वो डायरेक्टली इलेक्टेड है या इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। तो अगर डायरेक्टली शब्द आए तो उसे कैंसिल कीजिएगा, क्योंकि भारत में, जो कि एक रिपब्लिक देश है, वहां प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है, केवल लोकतंत्र है, क्योंकि वहां महारानी इलेक्टेड नहीं है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड है। यूएस में राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर भी है, यानी कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है, और वे हेड ऑफ द स्टेट भी है। तो वो दोनों ही जो है रोल वहां पर देखे जा सकते हैं, लोकतंत्र भी है और वहां पर गणतंत्र भी है। क्लियर? तो ये एक चीज हो गई। तो हमने क्या देख लिया अब तक? अब तक हमने देख लिया कि भाई भारतीय राज्य की प्रकृति कौन कौन सी है, इंडियन स्टेट के नेचर क्या क्या है। अब सवाल आता है उद्देश्य के, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। क्लियर? तो कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो आप देख सकते हैं एक ही बार में: न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। क्लियर? इंपॉर्टेंट चीज यह है कि वे इनकी डेफिनेशन पूछ सकता है, इनकी डेफिनेशन यूपीएससी पूछ सकता है। क्लियर? जैसे कि उसने स्वतंत्रता के संबंध में भी सवाल पूछे थे, अधिकार के संबंध में भी सवाल पूछ चुके हैं, समानता के संबंध में पूछे जा सकते हैं। तो हम ये इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। जस्टिस क्या है?
पहली बात तो ये समझ लीजिए कि न्याय सभी सद्गुणों की मुकुटमणि है, यानी कि सबसे ऊंचा मूल्य माना जाता है। कोई तानाशाह अत्याचार भी करता है तो वो ये कहकर करता है कि यही न्याय है। क्लियर? वो कहता है कि मैं ही न्याय हूं। ब्रिटिश शासन खुद को कहती थी कि ब्रिटिश गुलाम भारत में ब्रिटिश शासन ये कहा करती थी कि हम न्याय का झरना है आपके लिए। ठीक है? तो हर अत्याचारी भी खुद को न्यायपूर्ण बताने की कोशिश करता है। न्याय क्या है? न्याय सबको सबका हक प्रोवाइड करना है। इस हक को बोलते हैं प्राप्य। अब चिंतन तो इस बात पर अलग अलग युगों में हुआ है कि ये प्राप्य होता क्या है। क्लियर? एक और चीज समझ लीजिए आप कि शुरुआत में, यानी कि प्राचीन और ग्रीक दुनिया में, ग्रीक वर्ल्ड में, ग्रीक टाइम में यह देखा जाता था कि स्टेट और सिटीजन जो है, कि सिटीजन स्टेट को क्या प्रोवाइड कर सकता है। तो न्याय का अर्थ ये हुआ करता था। अब न्याय का अर्थ है कि स्टेट सिटीजन्स को क्या प्रोवाइड कर सकता है। इसलिए वर्तमान न्याय जो है वो वितरण मूलक है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। ये बहुत की कंसेप्ट है, आपको बस इतना याद रखना कि वर्तमान आधुनिक न्याय की संकल्पना डिस्ट्रीब्यूटिव है, वितरण मूलक है। और जबकि प्राचीन न्याय जो है उसकी संकल्पना थी नैतिक, व्यक्ति का आचरण कैसे। क्लियर हो गई बात? तो ये हो गया अपना न्याय। न्याय की दूसरी तरह से व्याख्या इस तरह से की जा सकती है कि ये समानता और स्वतंत्रता का संतुलन है। क्लियर? ये समानता और स्वतंत्रता का संतुलन है। सेकंड चीज, स्वतंत्रता जो अलग अलग टाइप की दी हुई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो ये उद्देशिका में ये शब्द भी स्पष्ट कर देते हैं कि भारत 1976 से पहले भी सेक्युलर देश था और अभी भी है और रहेगा भी। स्वतंत्रता, सवाल यह है स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। स्वतंत्रता के दो अर्थ निकाले जा सकते हैं, एक तो नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? मतलब इसका अर्थ है बाधाओं का अभाव। हम जो करना चाहते हैं कर सकें, उसमें किसी भी तरह की हर्डल्स ना हो, बाधाएं ना हो। तो बाधा के अभाव को स्वतंत्रता कहते हैं। क्लियर? नेगेटिव रूप में। पॉजिटिव रूप में क्या कहते हैं? स्वतंत्रता का पॉजिटिव मीनिंग क्या है? स्वतंत्रता का पॉजिटिव मीनिंग ये है कि हम अपने भीतर निहित क्षमता का विकास कर सकें। ये सकारात्मक स्वतंत्रता कहलाती है। क्लियर हो गई बात? अब समझिए आप कि नेगेटिव फ्रीडम जो है, लिबर्टी जो है, वो स्टेट के रोल्स को कम करती है, क्योंकि वो सिर्फ ये चाहती है कि स्टेट हमारी इंजॉय में, हमारी लिबर्टी में बाधा क्रिएट ना करे। और पॉजिटिव लिबर्टी जो है वो बोलती है कि आप एजुकेशन दीजिए, आप हेल्थ फैसिलिटीज दीजिए। अगर मेरे अंदर संगीतकार बनने की संभावनाएं हैं तो आप संगीत की क्लासेस शुरू कीजिए। तो यानी कि ये पॉजिटिव कंसेप्ट है, इस वजह से ये स्टेट के रोल को बढ़ावा देता है। तो ये सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता का कंसेप्ट है। समानता किसे कहते हैं? थर्ड चीज दोस्तों, समानता जो है वो जन्मजात आधार पर असमानता का विरोध है। इसे समानता कहते हैं। जन्मजात आधार पर होने वाली असमानता का विरोध है। कई प्रकार की हो सकती है, विधिक हो सकती है, राजनीतिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है। क्लियर? राजनीतिक समानता का अर्थ क्या है? एक व्यक्ति एक वोट। विधिक समानता का अर्थ क्या है? विधि का शासन, विधि के सामने सब बराबर हो, सबको सुनवाई के बराबर मौके मिलने चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, और सभी कानून जो है वो सबके लिए समान रूप से लागू होना चाहिए। तीसरा है सामाजिक समानता। अंबेडकर जी का मानना था कि सामाजिक समानता के बगैर विधिक समानता और राजनीतिक समानता अस्तित्व में ज्यादा समय रह ही नहीं सकती है। क्लियर? उन्होंने इसे इस तरह से कहा था कि सामाजिक लोकतंत्र के बगैर राजनीतिक लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है। ठीक है? सामाजिक समानता का अर्थ क्या है? जाति, धर्म, रंग, लिंग इत्यादि आधार पर जन्मजात जो कारण है उनके आधार पर भेदभाव ना हो। बंधुत्व का क्या अर्थ है? ये वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात तो ये कि बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता, न्याय संविधान में कहीं भी डिफाइन नहीं किए गए हैं। क्लियर? बंधुत्व का अर्थ यह है कि जो हम पारंपरिक आधार पर बटे हुए थे उससे ऊपर उठकर नेशनलिटी के आधार पर हम एक परिवार के रूप में स्वयं को माने। क्लियर? पूरे देश को। और अगर इस बंधुत्व को आर्टिकल 51 के साथ पढ़ा जाए तो डीडी बसु का मानना है कि यह बंधुत्व सिर्फ राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं है बल्कि अंतरराष्ट्रीय बंधुत्व की बात भी करता है। इन सब का ऑब्जेक्टिव क्या है? इन सब का ऑब्जेक्टिव है दोस्तों राष्ट्र की एकता और व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना। क्लियर? यह शब्द क्या दर्शाता है?
व्यक्ति की गरिमा शब्द दर्शाता है कि संविधान निर्माताओं को सिर्फ व्यक्ति की भौतिक प्रगति की व्यक्ति की भौतिक उन्नति मात्र की चिंता नहीं थी, वे उसके नैतिक उत्थान की भी चिंता करते थे। क्लियर हो गई बात? इस तरह भी मॉरल डॉक्यूमेंट कहा जा सकता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। क्लियर? तो ये प्रस्तावना थे और प्रस्तावना के प्रमुख तत्व थे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। समझने वाली बात यह है कि प्रस्तावना कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भले हो, है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसमें अब कोई दोहराई नहीं है, लेकिन ये गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्गन को, चाहे पार्लियामेंट हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो, उसे पावर नहीं देता है, ना ही उसकी पावर पर किसी तरह का रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। तो इसका मतलब है कि इसका लिमिटेड लीगल इंपैक्ट है। क्लियर? इस वर्ष के यूपीएससी के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा था। इसका अर्थ है कि प्रीलिम्स का लिमिटेड लीगल इंपैक्ट है। कानूनी प्रभाव तब कहते हैं जब वे किसी भी बॉडी को, किसी भी संस्था को, इंस्टीट्यूशन को कुछ पावर दे रहा हो या उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा हो। क्लियर? अब ये तो हमने देखा कि यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रीएम्बल है, जिसका शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। भारतीय प्रस्तावना की भी शुरुआत हम भारत के लोगों से होती है। तो लोग इन दोनों प्रस्तावनाओं को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन इनमें काफी बेसिक अंतर है, आधारभूत अंतर है। तो प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है, मेंस में पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। भारतीय प्रस्तावना और अमेरिकी प्रस्तावना में खास अंतर है। अमेरिकी प्रस्तावना संविधान बनने से पहले बनी, 1776 में तो बनी, परंतु संविधान के निर्माण से पहले बनाई गई। अब इससे क्या हो जाता है? इससे पता चलता है कि यूएस की प्रीएम्बल जो है वो एक निर्माण योजना है, प्लान है एक तरह का। क्लियर? जबकि इंडिया के साथ क्या है, भारत की प्रस्तावना सारांश है, संविधान बनने के बाद बनाई गई है। दोनों में बहुत फर्क होता है दोस्तों। आप कहीं घूमने की योजना बनाएं तो जैसी योजना बनाते हैं वैसे घूम तो पाते नहीं, थोड़ा बहुत लिटिल बिट डिफरेंस तो आ ही जाता है। क्लियर? तो ये बेसिक डिफरेंस है कि यूएस की संविधान जो है वो संविधान की प्रस्तावना निर्माण योजना है, भारत का संविधान प्रस्तावना संविधान का सार है या सारांश के समान है। सवाल दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, प्रायोरिटी किस चीज को देते हैं ये, इसके आधार पर भी इन दोनों में अंतर है। भारत का संविधान प्रायोरिटी देता है जस्टिस को। आप देखें, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व से ऊपर प्रस्तावना में इसे स्थान दिया गया है। ये देख लीजिए। क्लियर? तो जस्टिस का स्थान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व से आगे का दिया गया। क्लियर? ऊपर दिया गया। लेकिन बात करें यूएस की, तो यूएस में संघात्मकता, फेडरल सिस्टम को बनाए रखने की बात प्रीएम्बल में की गई है। इंडिया के संबंध में ऐसा नहीं है। दूसरी बात, केंद्रीय महत्व देता है वहां के लिबर्टी को यूएस की प्रीएम्बल। ठीक है? तो ये दो बेसिक अंतर आपको याद रखने चाहिए, प्रीलिम्स में ये पूछे जा सकते हैं। प्रस्तावना के संबंध में वाद, कई डाउट्स हैं, जैसे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है या नहीं। दूसरी बात, क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है। तीसरी बात, इसका संविधान के निर्वचन में रोल कैसे रहने वाला है, संविधान के इंटरप्रिटेशन में, संविधान के प्रावधानों की व्याख्या में इसका रोल कैसे रहने वाला है, इसको लेकर डाउट रहते हैं। तो वो डाउट आज सॉल्व हो जाएंगे। पहला, संविधान का भाग है या नहीं है प्रस्तावना, इस पर कई केसेस हुए हैं और इन 3 केसेस से ये पिक्चर कंप्लीट क्लियर हो जाती है। पहला बेरुवारी मामले में हुआ था 1960 में। सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, भले ये संविधान सभा द्वारा बनाया गया हो। क्लियर? और चूंकि ये संविधान का भाग नहीं है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। क्लियर हो गई बात? तो क्वेश्चन था, प्रस्तावना संविधान का भाग है, बेरुवारी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। इतना सिंपल। केशवानंद भारती वाद जो इसके बाद हुआ और जो सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ है जिसका डिसीजन ज्यादा मान्य होता है, 1970 में हुआ। इसमें कहा कि संविधान का भाग है प्रस्तावना, साथ ही साथ संशोधन कर सकते हैं, और प्रस्तावना मूल ढांचे का हिस्सा भी है। मूल ढांचे का हिस्से का मतलब क्या होगा? मूल ढांचे का हिस्सा ये हुआ कि प्रस्तावना में संसद संशोधन तो कर सकती है 368 के तहत, लेकिन कोई नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। क्लियर? नेगेटिव संशोधन का एग्जांपल दें तो जैसे कि मान लीजिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द हटाना, तो वो शायद संभावनाओं जुडिशरियों से शून्य घोषित कर सकती है। ठीक है? तो ये भारतीय न्यायपालिका का नवाचार है कि उसने संविधान में जो शब्द नहीं दिया था, संविधान का मूल ढांचा, उसके नाम पर एक नया कंसेप्ट गढ़ दिया। तीसरा है LIC वाद 1995, 1995 में हुआ। इसमें माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है। क्लियर?
और ना केवल संविधान के निर्वचन में इसका रोल है बल्कि केंद्रीय रोल है, सेंट्रल रोल है। केशवानंद भारती में माना था कि सहायक रोल है प्रस्तावना का संविधान के निर्वचन में और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को उसकी सहायता लेनी चाहिए जब भी संविधान के किसी भी प्रोविजन की व्याख्या करनी हो। एलआईसी बाद में कहा कि सेंट्रल रोल है, वो प्रावधान अपने आप में बाद में पढ़ने योग्य है, पहले उद्देशिका से सार दर्शन और मार्गदर्शक सिद्धांत समझना जरूरी है। क्लियर हो गई बात? तो सेंट्रल रोल प्रोवाइड कर दिया एलआईसी बाद में और ये बता दिया कि ये एक अभिन्न हिस्सा है, हटाया नहीं जा सकता है। क्लियर हो गई बात? प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, चूंकि एलआईसी बाद में कहा कि संविधान का हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है, इसलिए अन्य भागों की तरह ही संविधान के इस भाग में यानी कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, परंतु मूल ढांचे के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, जो कि मूल ढांचा दिया गया केशवानंद भारती केस में। तो ये मूल ढांचे को ध्यान में रखते हुए का अर्थ क्या है कि प्रस्तावना में नकारात्मक संशोधन नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक प्रकृति का ही संशोधन किया जा सकता है, अन्य तरह के संशोधन नहीं किए जा सकते। क्लियर हो गई बात? कितने संशोधन हुए हैं प्रस्तावना में? केवल एक मात्र हुआ है, ओनली वन अब तक। 42वें संविधान संशोधन 1976 आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार द्वारा, ठीक है। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। क्लियर? एकता पहले से शब्द था, अब उसके स्थान पर हो गया एकता और अखंडता। समाजवाद का अर्थ हम जान ही चुके हैं, पंथ निरपेक्षता का अर्थ भी हम जान चुके हैं, पश्चिमी पंथ निरपेक्षता और भारतीय पंथ निरपेक्षता में भी अंतर हम देख चुके हैं। क्लियर? अखंडता और एकता में कौन सा बड़ा शब्द है? बड़ा शब्द है दोस्तों एकता। अखंडता शब्द है बहुत माइन्यूट। क्लियर? अखंडता का अर्थ होता है राजनीतिक सीमाएं बने रहना और एकता का अर्थ राजनीतिक के साथ साथ भावनात्मक यूनिटी भी जोड़ी जा सकती है। क्लियर हो गई बात? यानी कि धर्म, जाति, मजहब इन सबसे ऊपर उठकर हम अगर एक फैमिली की तरह बिहेव करें तो हम एकजुट हैं, एकता का पालन कर रहे हैं। दूसरी चीज अखंडता का अर्थ है कि हम देश की सीमाओं को माने, अलगाववादी आंदोलन में शामिल ना हो, अलगाववादी चीजों को सपोर्ट भी ना करें। क्लियर हो गई बात? ये चीज। नेक्स्ट, अंबेडकर के विचार क्या है प्रस्तावना के संबंध में, ये देख लेते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान बनाते समय एक महत्वपूर्ण भूमिका में थे। क्लियर? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, लेकिन उससे ज्यादा रोल प्ले किया था। उससे ज्यादा रोल प्ले किया था किस सेंस में? जब भी डिस्प्यूट होता था संविधान सभा में, किसी बात को लेकर गतिरोध होता था, तो उनका मत बहुत ज्यादा मायने रखा जाता था। उनका मानना था कि सामाजिक लोकतंत्र के बगैर राजनीतिक लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता है। लोकतंत्र का अर्थ तो हमने देखा था कि पब्लिक सेंट्रिक एक शासन व्यवस्था है जिसमें संविधानवाद हो यानी कि लिमिटेड गवर्नमेंट हो, दूसरी चीज विधि का शासन और गारंटेड राइट्स हो, इसके साथ साथ एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो जो उसे इंश्योर कर सके, साथ ही चुनाव हो स्वतंत्र, निष्पक्ष और नियमित चुनाव हो। ये 3-4 चीजें हमने डेमोक्रेसी के रूप में देखी थी। सामाजिक लोकतंत्र और राजनीतिक लोकतंत्र में एक अंतर है। राजनीतिक लोकतंत्र बात करता है राजनीतिक समानता, मतलब एक व्यक्ति एक वोट, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत की वकालत करने का नाम है राजनीतिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र क्या है? सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में डेमोक्रेटिक रहें। फॉर एग्जाम्पल, जन्म आधारित बातों पर भेदभाव ना करें, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, इसके आधार पर हम भेदभाव ना करें। इससे सोसाइटी में वो फीलिंग आती है, वो लिबरल एटीट्यूड आता है, वो डेमोक्रेटिक स्टाइल आती है लिविंग की, जिससे कि पॉलिटिकल सिस्टम सही तरीके से परफॉर्म कर पाता है। क्या ये बात सही है? देखते हैं। ब्रिटेन में संविधान लिखित नहीं है, भारत में संविधान लिखित है। इसके बावजूद भी ब्रिटेन बेटर डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई डाउट नहीं। इंडिया लेस बेटर डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्लियर? अब भारत की तुलना पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों से करो तो आप ये मान लेंगे कि भारत बहुत महान लोकतंत्र है, लेकिन फिर भी लोकतंत्र की एक लंबी यात्रा हमें तय करनी बाकी है। ब्रिटेन में सोशल डेमोक्रेसी है एक खास सेंस में, अभी उसके कुछ एक्सेप्शन देखने को मिले हैं, ये बात सही है, लेकिन ब्रिटेन में सोशल डेमोक्रेसी है और इस वजह से उन्हें लिखित संविधान की भी जरूरत नहीं है। क्लियर? वहां का कल्चरल एटीट्यूड ही इस टाइप से है कि वे डेमोक्रेसी को अप्रिशिएट करते हैं, ना केवल पॉलिटिकल लाइफ में बल्कि सोशल लाइफ में भी। क्लियर? तो इस तरह
सामाजिक लोकतंत्र एक नींव बनता है राजनीतिक लोकतंत्र की। भारत में देख लेते हैं, जाति धर्म जैसे फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टियां जनमत को विकृत कर देती हैं इन चीजों का नाम लेकर, इनका प्रचार कर और इनके आधार पर गुटबाजी कर। क्लियर हो गई बात? तो ये डेमोक्रेसी का जो सेंस है, कि हम तार्किक जनमत की ओर बढ़ें, जनमत का विकास हो, जनमत को बेहतर बनाने की ओर काम करें, वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है सोशल डेमोक्रेसी अगर ना हो तो। क्लियर? ये हमने देख लिया था सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ क्या है। दुनिया ये मानती है कि हमने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, जो कि संघ की त्रिनीति है, वो लिए फ्रांसीसी क्रांति से, और सही भी बात है। अंबेडकर साहब का मानना था कि ये सिद्धांत हमने लिए हैं बुद्ध से। क्लियर? जो भारतीय भूमि पर बुद्ध बने। क्लियर हो गई बात? तो ये चीज समानता के बिना, अच्छा, समानता और स्वतंत्रता का आपसी रिलेशन क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। क्लियर? तो ये देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। समानता और स्वतंत्रता, तो समानता के बिना यदि लोग समान नहीं हैं तो क्या होगा? स्वतंत्रता कुछ लोग एंजॉय करेंगे, बाकी के लोग इसकी कीमत चुका रहे होंगे, क्योंकि जो लोग स्वतंत्र होंगे वो दूसरे लोगों पर अपनी बढ़त बना रहे होंगे, अपना कब्जा चला रहे होंगे, अपनी मनमानी चला रहे होंगे। इसलिए समानता के बिना स्वतंत्रता कई लोगों पर कुछ लोगों का वर्चस्व मात्र है। क्लियर? तो लंबे समय तक स्वतंत्रता एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। स्वतंत्रता के बिना समानता का क्या होगा? व्यक्तिगत पहलों को समाप्त कर देगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कहा जाए कि लोग कोई भी काम करें, कितनी ही मेहनत करें, उन्हें बराबर पेमेंट प्रोवाइड की जाएगी, तो जो इनोवेटिव है, नवाचारी है, जो मेहनती है, जो कुछ इनोवेटिव कर सोसाइटी को कुछ अच्छा प्रोवाइड कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, इस टाइप के जो IPR हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, वो थोड़े से हतोत्साहित होंगे। क्लियर? तो उन्हीं को व्यक्तिगत पहल कहा गया है इस स्लाइड में। तो स्वतंत्रता के बिना समानता जो है ऐसी व्यक्तिगत पहलों को समाप्त कर देगा। क्लियर? नेक्स्ट, प्रस्तावना का महत्व क्या है? इंपॉर्टेंट है। संविधान की व्याख्या में सुप्रीम कोर्ट के लिए, न्यायपालिका के लिए न केवल ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बल्कि एक टॉर्च की तरह रोल प्ले करती है, ताकि वे अर्थ निर्धारण कर सकें संविधान के उलझे हुए प्रावधानों पर। संविधान की व्याख्या मैटर क्यों करती है दोस्तों? क्योंकि संविधान पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है। पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है तो पावर जिसके पास ज्यादा पहुंचा उससे ज्यादा पावर मिलेगा, और दूसरे अंग निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। पॉलिटिकल पार्टियां इसका अपने इंटरेस्ट में इस्तेमाल कर सकती हैं। सोसाइटी के कई तबके संविधान की अपनी मनमाफिक व्याख्या कर सकती हैं। तो उन व्याख्याओं को मान्यता ना देकर हम स्वतंत्र और निष्पक्ष बॉडी बनाते हैं, जुडिशरी, और उसे उसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह संविधान की व्याख्या करे। भारत में संविधान का एकमात्र व्याख्याकार सुप्रीम कोर्ट है। इनफैक्ट हाई कोर्ट के पास जो केसेस आते हैं जिनमें ये रिक्वायरमेंट हो कि कहीं ना कहीं किसी प्रावधान में संविधान की व्याख्या की जरूरत पड़ेगी, तो फिर उसे वे सारवान विधि का प्रश्न कहकर सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर देता है और सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या करने लगता है। सुप्रीम कोर्ट इसकी सही व्याख्या करे तो ये सही क्या होगा? क्या ये जज के व्यक्तिगत विवेक पर निर्भर करेगा, या ये जो पैनल बनाया जाएगा, जो बेंच बनाई जाएगी, उनके सामूहिक विवेक पर निर्भर करेगा? इससे ज्यादा ये चीज निर्भर करनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के विचार क्या थे, उनके आदर्श क्या थे, और उनका किसी भी विषय या किसी भी प्रावधान को डालने के पीछे उनका नैतिक मकसद क्या था। क्लियर? तो इसी से ये डिसाइड होना चाहिए कि प्रस्ताव की किसी संविधान के प्रावधान का अर्थ क्या है। न्यायपालिका इसे जांचने के लिए प्रस्तावना की सहारा लेती है। क्लियर? तो ये कहा जा सकता है कि प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना और पार्ट 4, इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में, न्यायिक निर्वचन में, संविधान की व्याख्या में। तो प्रस्तावना का एक सबसे प्रारंभिक महत्व यह है, और LIC बाद में तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर कर दिया था कि प्रस्तावना का केंद्रीय महत्व है संविधान की व्याख्या। क्लियर? दूसरी चीज, कोई भी लॉ बने जिसे लेजिस्लेचर बनाए, कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करे, तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और लॉ की समीक्षा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है न्यायालय की कि वे संविधान के अनुरूप है या नहीं। अब सवाल है कि जुडिशरी किस बेस पर डिसाइड करेगी कि वे संविधान के अनुरूप है या नहीं। एक तो क्लियरली प्रावधान स्पष्ट करें कि प्रावधान कुछ और कहना चाह रहा हो और लॉ कुछ और कहना चाह रहा हो, तो एक ये बात हो सकती है।
दूसरी प्रमुख बात यह हो सकती है कि वो जो संविधान है उसके दर्शन को समझा जाए, क्लियर, और उस दर्शन से मैच किया जाए कि भाई वो कानून उस दर्शन के अनुरूप जा रहा है या वो कानून उस दर्शन के खिलाफ जा रहा है। उस दर्शन को समझने में प्रस्तावना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्लियर। तो उस सांचे पर यह डिसाइड किया जा सकता है कि कोई कानून या कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जुडिशियरी लॉ का या कोई लॉ जो है वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है या नहीं। तो न्यायिक समीक्षा में अपने आप में एक स्तंभ है, संवैधानिक वैधता जांच करने में अपने आप में एक उपकरण है प्रस्तावना, क्लियर। अगला, के.एम. मुंशी का मानना था, जो संविधान सभा के बहुत सक्रिय सदस्यों में से एक थे, कि प्रियम्बल यानी प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है। अब सवाल है, ये जन्म कुंडली क्यों कह रहे हैं, कुछ और क्यों नहीं कह रहे हैं? जन्म कुंडली इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि जन्म कुंडली में जो चीजें होती हैं वो सारी चीजें प्रियम्बल में देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जन्म कुंडली अगर आप में से किसी ने बनवाई हो तो उसमें जन्म तिथि होगी, प्रियम्बल में है कि संविधान हमने इस तारीख को अपना लिया है। दूसरी बात, आपका परिचय होता है, तो भारत के स्टेट का परिचय है कि वे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा, तो परिचय कंप्लीट है। जन्म कुंडली भावी रूपरेखा भी प्रस्तुत करती है कि व्यक्ति इन दशाओं में पैदा हुआ है, इन ग्रह नक्षत्रों में पैदा हुआ है, तो संभावना है कि इसका इतना चरित्रवान होने की संभावना है, ये उपलब्धि पा सकता है। ठीक ऐसा ही हमारा प्रस्तावना भी दर्शाती है। प्रस्तावना ये कैसे दर्शाती है? समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर और प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये जो सारी चीजें हैं, ये वो सपने हैं, ये जो फ्यूचर एस्पेक्ट है, ये प्रोवाइड करती है प्रस्तावना अपने भीतर। इस तरह ये के.एम. मुंशी का ये कथन अपने आप में पूर्ण है और सही है कि वह जन्म कुंडली है भारतीय संविधान की या भारतीय गणराज्य की। एम. हिदायतुल्लाह, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने इसे संविधान की आत्मा भी कहा था, क्लियर, संविधान की आत्मा भी कहा था। सोल क्यों कहा था? क्योंकि इसमें दर्शन निहित है, इसके बगैर शेष कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ शरीर मात्र है, ढांचा मात्र है, क्लियर। अच्छे ऑब्जेक्टिव नैतिक मंशा दर्शाती है प्रस्तावना, ना कि संविधान के शेष उपबंध, ठीक है। इस वजह से उन्होंने संविधान की आत्मा कहा था। समझने वाली बात है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहा था। आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि एक फंडामेंटल राइट्स है। वो क्या है? उसका अर्थ यह है कि जब आपके फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाएं आपसे, तो आप उनकी पुनर्प्राप्ति के लिए उनकी गारंटी जो दी गई है उसके जरिए सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं डायरेक्टली, और सुप्रीम कोर्ट कुछ रिट जारी कर आपको वो आपके फंडामेंटल राइट्स लौटाने की कृपा करेगा। क्लियर हो गई बात? तो ये चीज, N.A. पालकीवाला सुप्रीम कोर्ट के मशहूर जज थे, मशहूर वकील थे, क्लियर, जाने माने और विद्वान। इन्होंने आइडेंटिटी कार्ड कहा है प्रस्तावना को। आइडेंटिटी कार्ड क्यों कहा है? आइडेंटिटी कार्ड इसलिए कहा है क्योंकि जनरली आइडेंटिटी कार्ड में होता क्या क्या है? आइडेंटिटी कार्ड में होता है परिचय, वो मिलेगा आपको प्रस्तावना में, क्लियर। और कुछ प्रस्तावना का इंपॉर्टेंट रोल है क्या आपकी नजर में? आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके संबंध में कोई डाउट भी हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, क्लियर। एक बार और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो टेलीग्राम ग्रुप में जाकर आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे, क्लियर। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन की प्रस्तावना है क्या। तो ये है प्रस्तावना दोस्तों, आपको याद करनी है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हर साल एक्सपेक्ट किया जा सकता है इससे। दूसरी चीज, प्रस्तावना जो है उद्देश्य, मार्गदर्शक सिद्धांत और दर्शन को समेटे हुए संविधान निर्माताओं के सपने दिखाती है। दूसरी बात, ये उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया था। संविधान अपनाने की तिथि भी बताती है। प्रस्तावना के एलिमेंट पूछे जाएं तो संप्रभुता, क्लियर, यानी कि प्राधिकार का स्रोत बताती है, भारतीय राज्य की प्रकृति बताती है, साथ ही साथ भारत के लोकतंत्र के उद्देश्य भी बताती है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, गरिमा। हम भारत के लोग बताते हैं कि संपूर्ण क्षमता और संपूर्ण शक्ति संविधान बनाने की, संविधान को लागू करने की और इसकी अथॉरिटीज को, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी अथॉरिटीज की पावर जनता से आती है, तो जनता संप्रभु है। इलेक्शन के जरिए हम इसे पार्लियामेंट को सौंप देते हैं, ये चीज याद रखिएगा, क्लियर। तो ये वैसी संप्रभुता नहीं है जो कि डायरेक्ट डेमोक्रेसीज में पाई जाती है। दूसरा, इंडियन
स्टेट का जो नेचर है वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि स्टेट के पास अपनी डिसीजन लेने के लिए फुल कैपेसिटी रहेगी, फुल पावर रहेगी, वे किसी पर डिपेंडेंट नहीं होगा। क्लियर। समाजवाद का अर्थ है कि राज्य के पूरे समस्त समाज के उत्पादन के संसाधनों का समान वितरण होगा। पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ है? पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि व्यक्ति और राज्य के संबंधों का नियमन इस तरह से होगा कि राज्य धर्म के आधार पर अपने नागरिकों से भेदभाव नहीं करेगा। क्लियर। यह नकारात्मक भी हो सकती है, सकारात्मक भी हो सकती है। इसका पूर्वी कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है भारत और पश्चिमी कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है इंडिया। क्लियर हो गई बात? पश्चिमी कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है यूरोप और यूएस। ठीक है। लोकतंत्र, लोकतंत्र का अर्थ हमने देखा था जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, यानी कि सेंट्रल रोल है पब्लिक का। पब्लिक इंटरेस्ट सबसे ज्यादा ऊंची नैतिकता रखते हैं यहाँ पर। राष्ट्रीय हित सर्वोच्च नैतिकता रखते हैं, जिस तरह आईआर में, ठीक उस तरह डेमोक्रेसी में सर्वोच्च नैतिकता, सर्वोच्च महत्व रखते हैं पब्लिक इंटरेस्ट। दो तीन चीजें और देखी थी, स्वतंत्र, निष्पक्ष और नियमित चुनाव होना लोकतंत्र की निशानी है। इसके साथ साथ विधि का शासन, संविधानवाद, गारंटेड राइट्स ये होने चाहिए, और उस गारंटेड राइट्स को प्रोवाइड करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, अपने जो वचन है उसे पूरा करने के लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना भी आवश्यक है। लोकतंत्र और गणराज्य में फर्क देखा था। गणराज्य का अर्थ होता है हेड ऑफ द स्टेट जो है वो जन्म आधारित ना हो, क्लियर, वंश आधारित ना हो, वंशानुगत ना हो, बल्कि वे निर्वाचित हो, चाहे वे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, ये मैटर नहीं करता है। उद्देश्य देखे थे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, गरिमा। न्याय का अर्थ हमने देखा था सबसे बड़ी नैतिकता है। स्वतंत्रता, समानता का जब उचित संतुलन हो तो उसे न्याय कह देते हैं। क्लियर हो गई बात? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, प्रस्तावना में इस वजह से इसे शीर्ष स्थान दिया गया है क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण सद्गुण माना जाता है। स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? स्वतंत्रता का अर्थ बताया था नकारात्मक और सकारात्मक हो सकता है। बाधाओं का अभाव नकारात्मक स्वतंत्रता है, अपनी क्षमताओं को वास्तविक रूप देना सकारात्मक स्वतंत्रता है। समानता, समानता का अर्थ है जन्मजात आधार पर भेदभाव नहीं करना, लेकिन समानता कुछ अलग टाइप्स की भी हो सकती है, उसे देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ये रही अपनी समानता। ये तो हमने देखा था राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समानता हो सकती है, क्लियर, और कानूनी समानता भी हो सकती है, अच्छी बात है। लेकिन समानता जो है एक दूसरे तरीके से भी देखी जा सकती है, जिसे बोलते हैं हम औपचारिक समानता, क्लियर, और दूसरा वास्तविक समानता, क्लियर। औपचारिक समानता में क्या होता है? लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो इक्वल कर दी जाती है, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो इक्वल कर दी जाती है, क्लियर। इसका अर्थ क्या है? कानून की समानता जो है वो औपचारिक समानता में गिनी जाती है। विधि की समानता कि भाई सबको केस लड़ने का अधिकार है, सब पर लॉ बराबर अप्लाई होगा, सबको एक्सेस है जुडिशरी तक, सब जा सकते हैं। लेकिन क्या वास्तव में सब लोग समान क्षमता से इसका उपयोग कर सकते हैं? निर्धन, वंचित, कमजोर तबके सोसाइटी के उतना पे ही नहीं कर पाते जो सुप्रीम कोर्ट में वकील की फीस होती है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट तो उनके लिए एक सपना जैसा है। तो वास्तविक समानता का अर्थ क्या होता है? वास्तविक समानता में गवर्नमेंट कुछ एक्स्ट्रा कर रही होती है। ये एक्स्ट्रा समानता से क्या अर्थ है मेरा? या तो वे इसके लिए कुछ सकारात्मक भेदभाव कर रही होती है, वर्गीकरण कर रही होती है, जिसे हम वास्तव में कहते हैं आरक्षण। इसी का एक रूप है, क्लियर, ठीक है। और वास्तविक समानता दूसरी कौन कौन सी हो सकती है? सामाजिक और आर्थिक समानता को वास्तविक समानता के रूप में गिना जाता है। जब स्टेट या जब गवर्नमेंट अपने प्रारंभिक या पूर्व वाले रोल से कुछ आगे बढ़कर कुछ कर रही है तो उसे हम वास्तविक समानता कहते हैं। क्लियर हो गई बात? जो औपचारिक समानता है, जो औपचारिक समानता यानी कि ये वाला, ये उदारवाद की मान्यता है कि भाई ये समानता दे दो, सब कुछ ठीक है। वास्तविक समानता किसकी मान्यता है? एक तो कल्याणकारी राज्य की और दूसरा समाजवादी राज्य की, क्लियर। कल्याणकारी राज्य वास्तव में समाजवाद के कुछ रोल रखते हुए उदारवादी राज्य होता है, समवेयर इन बिटवीन, क्लियर, बीच में कहीं, ठीक है। तो ये समानता थी।
बंधुत्व हमने देखा था, गरिमा हमने देखा था। सिर्फ भौतिक प्रगति लक्ष्य नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक उत्थान हो व्यक्ति का, संविधान निर्माताओं का ये सपना रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमने देखी थी प्रस्तावना के तत्व में। फिर हमने देखा था प्रस्तावना ना तो शक्ति का स्रोत है, ना ही कोई निर्बंधन है। यूएस और इंडिया की प्रस्तावना में अंतर देखा था, एक निर्माण योजना है, दूसरा संविधान का सार या सारांश है। दूसरी चीज, न्याय को वरीयता देना इंडियन प्रियम्बल की निशानी है, जबकि यूएस की प्रियम्बल वरीयता देती है फेडरल सिस्टम को और लिबर्टी को, वहां के लोगों की। ठीक है, यहां तक कि अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष का प्रमुख नारा ही स्वतंत्रता पर केंद्रित था, लक्ष्य था। क्लियर। और एक और चीज थी, स्वतंत्रता, समानता, साथ साथ खुशी की प्राप्ति, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और खुशी प्राप्त करने का अधिकार। प्रस्तावना संबंधित वाद में हमने देखा था क्या संविधान का भाग है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहा था संवैधानिक इतिहास में। बेरुवाड़ी बाद में कहा था नहीं है, केशवानंद भारती में कहा था हाँ है और सहायक रोल भी है निर्वाचन में। LIC बाद 1995 में कह दिया था ना केवल सहायक रोल है बल्कि प्रधान रोल है, साथ ही साथ ये संविधान का केंद्रीय भाग है। क्लियर। तो अगर संविधान का केंद्रीय भाग है तो इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जा सकता है। केशवानंद भारती में एक कंसेप्ट दिया था जिस कंसेप्ट को बोलते हैं मूल ढांचे का सिद्धांत। तो मूल ढांचे के सिद्धांत के तहत प्रस्तावना में सिर्फ सकारात्मक संशोधन किया जा सकता है, नकारात्मक संशोधन नहीं किया जा सकता है। एकमात्र संशोधन हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। क्लियर हो गई बात। अंबेडकर के विचार प्रस्तावना के बारे में देखा था। सोशल डेमोक्रेसी एसेंशियल है किसके लिए? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के सक्सेसफुल होने के लिए। सोशल डेमोक्रेसी क्या है? डे टू डे लाइफ में हम इक्वालिटी, फ्रीडम और बंधुत्व का पालन करते हैं या नहीं, जो कि बुद्ध की त्रिमूर्ति है। ठीक है, और हमने ये फ्रांसीसी रेवोल्यूशन से भी ये आदर्श लिए हैं उद्देशिका में। समानता और स्वतंत्रता का आपसी संबंध देखा था। समानता के बिना स्वतंत्रता कई लोगों पर कुछ लोगों का वर्चस्व होगा, जबकि स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्तिगत पहलों को समाप्त कर देगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, नवाचार खत्म हो जाएंगे। क्लियर। प्रस्तावना का महत्व देखा था। निर्वाचन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। जुडिशियल रिव्यू में, यानी कि किसी कानून और एक्शन को जांचने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। KM मुंशी ने इसे जन्म कुंडली, M हिदायतुल्लाह ने इसे आत्मा और NA पालकीवाला ने इसे पहचान पत्र कहा था। क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं संविधान की विशेषताओं के साथ, और उसके साथ हम उसी क्लास में देख लेंगे कि भारतीय संविधान के देशी और विदेशी स्रोत कौन कौन से हैं, और क्या किसी दूसरे देश से कोई विशेषता लेना बुरा है या फिर चलता है। ठीक है, बने रहिए इस सीरीज के साथ। प्रीलिम्स निकालो जन आंदोलन सीरीज, हम लोग इसके संबंध में कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल जो है हम पॉलिटी शुरू कर रहे हैं, पॉलिटी की सीरीज चल रही है। आगे हम दूसरे सब्जेक्ट्स को भी इस सीरीज में इंक्लूड करने का विचार बना रहे हैं, जिसकी तैयारी जोर पर है। ठीक है, जय हिंद साथियों, मिलते हैं।